Hello everyone. We are reading the chapter number 3 of history for class 8th, that is ruling the countryside. और लास्ट पार्ट में हमने रीड किया था इस चैप्टर में कि किस तरह से जो कंपनी है वो अलग अलग रिवेन्यू सिस्टम अप्लाई करती हैं इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में. सबसे पहले हमने बंगाल के रिवेन्यू सिस्टम के बारे में बात की, जो था परमानेंट रिवेन्यू सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जो कि 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया था चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा. और उसमें रिवेन्यू फिक्स था, लेकिन कंपनी उससे सेटिस्फाइड नहीं रही और इन फ्यूचर उन्होंने इस सिस्टम को डिवाइस कर दिया, इसको चेंज कर दिया. और इसके बाद एक और सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जो कि वेस्टर्न एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका नाम था महलवाड़ी सिस्टम. और इसमें गांव-गांव का जो रेवेन्यू है उसका एस्टिमेट लगाया जाता था बाय द कलेक्टर, और उसके बाद विलेज हेडमैन जो है वो कलेक्ट करता था रेवेन्यू और कंपनी को देता था. उसके बाद एक और नया सिस्टम आया एग्जिस्टेंस में, जो था मुनरो सिस्टम. अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने ये सिस्टम दिया था और साउथ इंडिया में इस सिस्टम को अप्लाई किया गया था. और इस सिस्टम के तहत जो रयॉट्स थे यानी जो किसान थे वो डायरेक्ट कंपनी को रेंट पे करते थे. बट ये जो सब कुछ चल रहा था ये कहीं ना कहीं सही नहीं था. द पीजेंट्स वर नॉट सेटिस्फाइड विद दीज सिस्टम्स. उसके बाद हमने क्रॉप्स की बात की थी यूरोप में कि भारत के अलग अलग हिस्से में अलग अलग टाइप की क्रॉप्स उगाई जाती थी. उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर गन्ना उगाया जाता था, पंजाब में वीट, कॉटन, महाराष्ट्र में, और राइस मद्रास में. ये सब हमने रीड कर लिया था लास्ट पार्ट में. अब हम आते हैं नील की खेती पे कि किस तरह से जो इंडिगो है वो मेन एक क्रॉप बन गई इंडिया की. और इतनी डिमांड क्यों हो रही थी इंडिगो की कि यूरोपियन जो भी कंट्रीज़ हैं, या मैं कहूँ ब्रिटिशर्स जो हैं, जो प्लांटर्स, जो ब्रिटिशर प्लांटर्स इंडिया में आए, उन्होंने क्यों इतना डिमांड किया इंडियन इंडिगो को. तो लेट्स रीड फर्दर. वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो. द इंडिगो प्लांट्स ग्रो primarily in the tropics. By the 13th century, Indian indigo was being used by cloth manufacturer in Italy, France, Britain to dye cloth. तो इंडिगो मेनली होती क्या थी? इंडिगो एक प्लांट था जिससे कि एक डाई तैयार की जाती थी, एक ख़ास तरह की डाई जिससे कि क्लोथ को रंगा जाता था, कपड़े को रंगा जाता था. और ये फेमस थी यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ में, इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में डाई किया जाता था क्लोथ इस इंडिगो से. However, only small amount of Indian indigo reached the European market and its prices was very high. तो इंडियन इंडिगो जो थी यूरोपियन मार्केट में पहुंचती थी बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, यानी अभी तक इंडियन इंडिगो ज़्यादा जा नहीं रही थी यूरोपियन मार्केट में, लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी. यूरोपियन क्लोथ मैन्युफैक्चरर देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अनदर प्लांट कॉल्ड वोड टू मेक वॉयलेट एंड ब्लू डाइज. तो एक और प्लांट का यूज़ किया जाता था, उस प्लांट का नाम था वोड. तो ये जो वोड प्लांट था इससे भी ब्लू कलर की डाई या वॉयलेट कलर की डाई बनाई जाती थी. बीइंग अ प्लांट ऑफ टेम्परेट जोन, वोड वाज मोर ईजिली अवेलेबल इन यूरोप. वोड जो है प्लांट ईजिली अवेलेबल था यूरोप में. इट वॉज ग्रोन इन नदर्न इटली, सदर्न फ्रांस एंड इन पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन. तो ये जो है इटली, फ्रांस और जर्मनी के कुछ पार्ट्स में उगाया जाता था. Worried by the competition from indigo, wood producer in Europe pressurized their governments to ban the import of indigo. तो जब इंडिगो की डाई जो है यानी इंडियन इंडिगो जो था वो यूरोपियन मार्केट में आने लगा, तो कहीं ना कहीं जो वोड के प्रोड्यूसर थे यानी वोड प्लांट को जो उगाने वाले प्रोड्यूसर थे उन्होंने उसका विरोध किया. उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को कि वो बैन कर दें इंडिगो के इंपोर्ट को, क्योंकि इससे उनका जो व्यापार है या उनका मैं कहूँ बिजनेस है वो अफेक्ट हो रहा था, क्योंकि इंडिगो प्लांट को ज़्यादा पसंद किया जा रहा था एज़ कम्पेयर टू द वुड. क्लोथ डायर्स हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो एज डाई. इंडिगो प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर वेयर एज डाई फ्रॉम वुड वॉज पेल एंड डल. क्योंकि दोनों की डाई में बहुत डिफरेंस था. वुड से जो डाई तैयार की जाती थी उसका जो कलर था वो उतना शाइनी, उतना चमकदार नहीं होता था जितना कि इंडिगो से जो ब्लू कलर बनाया जाता था वो बहुत ही खूबसूरत होता था. जो क्लोथ डायर्स थे यानी जो कपड़ा रंगने वाले थे
वो इंडिगो प्लांट की डाई को ज़्यादा पसंद करते थे, यानी इंडियन इंडिगो प्लांट की जो डाई थी उसको ज़्यादा पसंद करते थे कपड़ा रंगने वाले. By the 17th century, European cloth producer persuaded the government to relax the ban of indigo imports. तो जो कपड़ा बनाने वाले थे, क्लोथ प्रोड्यूसर्स थे, वो डेफिनेटली चाहेंगे कि उनका कपड़ा खूबसूरत बने. तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट को कि ये जो बैन है इसको हटा दिया जाए. और हुआ क्या, द फ्रेंच बिगिन कल्टिवेटिंग द इंडिगो इन सेंट डोमिंग्यू एंड कैरिबियन आइलैंड, द पोर्टुगीज इन ब्राज़ील एंड इंग्लिशेज Jamaica and the Spanishes Venezuela. Indigo plantation also came up in many part of North America. तो यूरोप के भी कुछ कुछ पार्ट्स में इंडिगो की प्लांटेशन की जाने लगी. लेकिन हुआ क्या, बाय द एंड ऑफ 18th century द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर. लेकिन फिर भी इंडियन इंडिगो की जो डिमांड थी वो ज़्यादा ही रही, क्योंकि इंडिया में जो इंडिगो प्रोड्यूस होती थी, यहाँ के क्लाइमेट की वजह से उसका जो कलर था वो बहुत ही खूबसूरत था और उसी की डिमांड जो है ज़्यादा मार्केट में थी. ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली, क्रिएटिंग एन अनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लोथ डाइज वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज. जैसे जैसे कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ी वैसे वैसे डिमांड फॉर इंडिगो भी बढ़ती चली गई. इट्स एग्जिस्टिंग सप्लाई फ्रॉम द वेस्ट इंडीज़ एंड अमेरिका collapsed for a variety of reasons. Between 1783 and 89, the production of indigo in the world fell by half. तो अब क्या हुआ, कुछ रीजंस की वजह से वेस्ट इंडीज़ में और अमेरिका में जो इंडिगो की जो प्रोडक्शन हो रही थी वो कहीं ना कहीं उसमें कमी आ गई. काफ़ी सारे ऐसे रीजंस थे, वहाँ पर प्रॉपर लेबर नहीं थी या कुछ और दूसरे ऐसी रीज़न थे जिससे कि इंडिगो प्रोडक्शन यूरोप में होनी बंद हो गई या वो बहुत ही डिक्लाइन कर गई. क्लोथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डेस्परेटली लुक फॉर न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो सप्लाई. तो अब जो है डेफिनेटली अब इंडिगो कहाँ रह गई थी, ज़्यादातर इंडिया में रह गई थी. और वहाँ के जो क्लोथ डायर्स थे यानी कपड़ा रखने वाले थे, वो ढूंढ रहे थे कोई ऐसी जगह जहाँ से उन्हें अच्छी इंडिगो मिले. तो अब ये इंडिगो कहाँ से आ सकती थी, तो ये आ सकती थी फ्रॉम इंडिया. ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया. अब ब्रिटेन ने किया इंडिया का रुख. फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, द कंपनी इन इंडिया लुक फॉर द वे एक्सपैंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन. तो अब ब्रिटेन ने फैसला किया कि इंडिया में इंडिगो प्रोडक्शन का एरिया जो है वो इंक्रीज़ करेंगे. From the last decade of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly, and Bengal indigo came to dominate the world market. अब जो है बंगाल में एक्सपैंड किया गया इंडिगो का कल्टीवेशन और अब जो है पूरे संसार में डोमिनेट कर रही थी बंगाल की इंडिगो. In 1788, only about 30% of the indigo imported into Britain was from India. अगर हम ईयर की बात करें 1788 की बात करें तो केवल संसार की टोटल इंडिगो प्रोडक्शन की 30% इंडिया से जा रही थी. लेकिन उससे कुछ सालों बाद यानी 1810 में ये परसेंटेज 30% से बढ़कर कितनी हो गई, 90%. यानी हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बदलाव आया कुछ सालों में ही, कि जो प्रोडक्शन 30% थी पहले, वर्ल्ड का 30% इंडिया में प्रोड्यूस होता था, अब जो है वर्ल्ड की इंडिगो प्रोडक्शन का 95% जो है वो इंडिया से जाने लगा था. As the indigo trade grew, commercial agents and officials to the company began investing in indigo production. जैसे जैसे इंडिगो की डिमांड बढ़ी, बहुत सारी कंपनियां और बहुत सारे इन्वेस्टर जो है वो इंडिगो प्रोडक्शन करने लगे. Over the years, many company officials left their job to look after their इंडिगो बिजनेस. तो अब है बड़े बड़े लोगों ने क्या करने शुरू कर दिया, इंडिगो के बिजनेस करने शुरू कर दिए. और इंडिया में आते थे वो बड़े बड़े बिजनेसमैन और इंडिगो का व्यापार करते थे. अट्रैक्ट बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट्स, न्यूमरस स्कॉट्समैन इंग्लिशमैन केम टू इंडिया एंड बिकम प्लांटर्स. तो बहुत सारे स्कॉटिश मैन आए, बहुत सारे इंग्लिश मैन आए इंडिया में और वो क्या बन गए, प्लांटर्स बन गए. प्लांटर्स वो लोग होते थे जो इंडिया में कुछ ज़मीन जो है या तो ख़रीद लेते थे या उसको रेंट पे ले लेते थे और उस पर किस चीज़ की खेती करवाते थे, इंडिगो की. तो उनको इंडिगो प्लांटर्स बोलते थे. ये जो लोग थे इंग्लिश मैन और स्कॉटिश, जो स्कॉटलैंड से आए थे या जो ब्रिटेन से आए थे, ये जो प्लांटर्स थे,
ये सरकार का हिस्सा नहीं थे, ये सिर्फ इंडिया में बिजनेस करने के लिए आए थे उस समय। दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो कुड गेट लोन्स फ्रॉम द कंपनी। तो जिन किसानों के पास इंडिगो उगाने के पैसे नहीं होते थे, उनको कंपनी लोन देती थी उस समय। एंड द बैंक्स दैट वर कमिंग अप एट दैट टाइम, और बहुत सारे बैंक्स भी खुल गए इंडिया में जो कि इंडिगो प्रोडक्शन के लिए उन्हें किसानों को लोन दिया करते थे। हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड? देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन, निज एंड रॉयती। तो दो मेन सिस्टम थे इंडिगो कल्टीवेशन के। इंडिगो को दो तरह से उगाया जाता था, एक था निज कल्टीवेशन और दूसरे को कहेंगे हम रयोती रेयोती कल्टीवेशन। विद इन द सिस्टम ऑफ निज कल्टीवेशन, निज का मतलब होता है अपना, यानी खुद का। कल्टीवेशन देखते हैं ये क्या है। द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन द लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड। तो ये जो लैंड थी ये प्लांटर्स के, मैंने कहा यूरोप से बहुत सारे प्लांटर्स आए थे इंडिया में इंडिगो की खेती करवाने के लिए, और ये जो प्लांटर्स थे ये बहुत सारी लैंड को खुद कंट्रोल करते थे, या तो वो रेंट पे ले लेते थे या फिर वो उस लैंड को ख़रीद लेते थे। तो ऐसी कल्टीवेशन को कहते थे निज कल्टीवेशन। ही ईदर ब्रॉड द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम द अदर ज़मींदार, या तो वो ख़रीद लेते थे लैंड को या फिर वो दूसरे ज़मींदारों से उसको रेंट पे ले लेते थे। एंड प्रोड्यूस इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग द हायर्ड लेबर, और हायर करके लेबर को यानी मजदूरी पर वो इंडिगो की प्रोडक्शन करवाते थे इन लैंड पे। आफ्टर दिस प्रॉब्लम विद निज कल्टीवेशन, अब ये जो कल्टीवेशन थी इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें भी आने लगी। क्या क्या दिक्कतें थी वो? द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपैंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ऑन दी ओनली ऑल फर्टाइल लैंड्स। जो इंडिगो का प्लांट है वो केवल फर्टाइल लैंड पे उग सकता था। फर्टाइल लैंड यानी ऐसी ज़मीन जो कि उपजाऊ हो, जिसमें पौधा अच्छे से पनप सके, उसी को हम फर्टाइल लैंड यहाँ पर कहेंगे। एंड दीज वर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, और ये जो एरियाज थे जिसमें इंडिगो जो है प्रोड्यूस हो रही थी वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड थी। ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड। तो यहाँ पर ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े थे, बड़े प्लॉट्स नहीं थे लैंड के, तो ये भी एक दिक्कत थी। तो प्लांटर नीडेड लार्ज एरिया टू कॉम्पैक्ट ब्लॉक टू कल्टिवेट इंडिगो इन इंडिगो प्लांटेशन। तो अब जो प्लांटर्स थे जो बिज़नेस करने आए हुए थे उनको क्या चाहिए था? लार्ज एरिया चाहिए था, ताकि वो बहुत बड़े एरिया में अपनी प्लांटेशन कर सकें और इंडिगो को उगा सकें। वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम? दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री एंड evict the peasants फ्रॉम द एरिया। तो उन्होंने क्या किया? बहुत बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े जो है वो लीज़ पर ले लिए या ख़रीद लिए, और जो वहाँ के पीजेंट्स थे उनको वहाँ से evict कर दिया, उनको वहाँ से बेदखल कर दिया। बट दिस ऑलवेज लेड टू द कन्फ्लिक्ट एंड टेंशन। ऑब्वियसली तो किसान जो है इसमें टेंशन में ही रहेंगे, क्योंकि उनकी ज़मीनें जा रही थी। मोर ओवर उनको कल्टीवेशन भी इंडिगो की ही करवा रहे थे उनसे। नोर वॉज अ लेबर ईजी टू मोबिलाइज, और एक जगह से दूसरी जगह लेबर को लेके जाना भी पॉसिबल नहीं था। हम इसीलिए इंडिगो के बड़े बड़े प्लॉट्स बनवाए जाते थे ताकि लेबर एक ही जगह रहे। अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड टू ऑपरेट। जितनी बड़ी प्लांटेशन होगी उतने ही ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती थी। एंड लेबर वॉज नीडेड precisely at the time when the peasants were usually busy with their rice cultivation। और जिस टाइम पर इंडिगो की कल्टीवेशन होती थी उसी टाइम पर जो है चावल भी उगता था, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। निज कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लॉफ एंड बुलॉक्स। तो इसके लिए बहुत सारे हल और बहुत सारे बैलों की ज़रूरत पड़ती थी जो कि खेत की जुताई के लिए काम आते थे, वो भी एक प्रॉब्लम थी। 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लॉ। 1 बीघा इज़ अ मेजरिंग ऑफ लैंड, कि इतना साइज़ है खेत का 1 बीघा, तो इसको बीघा बोला है यहाँ पर। और उसके लिए एक खेत के लिए यहाँ पर 2 प्लॉफ की 2 हल की ज़रूरत पड़ती थी। दिस मैंट दैट द प्लांटर विद 1000 बीघा वुड नीडेड 2000 प्लॉ। इसका मतलब था अगर किसी प्लांटर ने 1000 बीघा में अपनी खेती करवानी है इंडिगो की, तो उसको कितने हल चाहिए? उनको 2000 हलों की ज़रूरत पड़ेगी। इन्वेस्टिंग ऑन द परचेज ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ प्लॉ
वॉज अ बिग प्रॉब्लम। तो इनकी ये जो प्लॉ थे, ये जो हल थे जोतने के लिए, इनकी मेंटेनेंस और इनको ख़रीदना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी प्लांटर्स के लिए। नॉट कुड द सप्लाई ऑफ ईजिली गॉट फ्रॉम द peasants since their plow and bullocks were busy on their rice field। जो किसान थे वो अपने खेतों में राइस उगाते थे, तो इसलिए उनके भी जो हल थे वो फ्री नहीं थे। उसी टाइम पे राइस की कल्टीवेशन होती थी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू again exactly at the same time that the indigo planters needed them। जब इंडिगो प्लांटर्स को हलों की ज़रूरत या प्लो की ज़रूरत पड़ती थी, तभी किसान भी राइस उगाते थे, तो वो भी अपने प्लो जो है इन इंडिगो प्लांटर्स को नहीं दे सकते थे। टिल द लेट 19th century planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation। तो अब जो है प्लांटर्स और भी हो गए कि हमें ये जो एरिया है निच कल्टीवेशन के अंडर चावल की खेती बंद करवानी पड़ेगी, और जो एरिया है अंडर इंडिगो कल्टीवेशन ये बढ़ाना पड़ेगा। लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वॉज अंडर दिस सिस्टम। 25% जो लैंड प्रोड्यूस नहीं कर पा रही वो उसको इंडिगो के सिस्टम के अंडर रखा गया। द रेस्ट वॉज अंडर अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टीवेशन, द रायती सिस्टम। तो ज़्यादातर जो लैंड थी वो इंडिगो कल्टीवेशन के अंडर रखी गई। जो निज सिस्टम है उसके अंडर 25% थी, बाकी जो है रायती सिस्टम के अंडर वो कल्टीवेट करवा रहे थे इंडिगो। उसके बाद हम नेक्स्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। रॉयट्स कैसे इंडिगो को उगा रहे थे, उनकी कल्टीवेशन किस तरह से कर रहे थे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय। होपफुली आपने चैप्टर ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।